हाय दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स बेसिकली लीनियर अलजेब्रा से रिलेशन रखता है। आइए हम लोग सबसे पहले जानें मैट्रिक्स कैसे आए, क्या है, कहाँ से है। मैट्रिक्स जैसे अपने लोग रैखिक इक्वेशन पढ़े थे, हम एक रैखिक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -3, ऐसा कोई मेरे पास इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में x y, यदि इस इक्वेशन में चर x तथा चर y के गुणांक को उसी क्रम में लिखा जाए, मतलब जैसे x का कोफिशिएंट 3 है तो हम 3 लिख दें, y का कोफिशिएंट 5 है हम 5 लिख दें, उसी प्लेस पर फिर x का कोफिशिएंट 2 है हम 2 लिखें, y का गुणांक 4 है हम 4 लिखें। और इस नंबर को, इस सजावट को अगर बड़ी कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाए, जैसे ये बड़ी कोष्टक के अंदर मैंने बंद कर दिया, समीकरण के जो गुणांक थे उन सभी को बड़ी कोष्टक के अंदर मैंने बंद कर दिया। अब इसी अरेंजमेंट का नाम मैट्रिक्स रखा गया है, हम इसी का नाम मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। ऐसा कोई भी सजावट हो तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसे अंग्रेजी अल्फाबेट के किसी भी लेटर से सूचित किया जा सकता है, जैसे आप इसे ए से भी सूचित कर सकते हैं, यानी ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 5 2 4। आप ऐसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 5 2 4, ये आप बी से भी सूचित कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। अभी आपके पास दो इक्वेशन थे, इसी कारण से आपको 2 रो और 2 कॉलम आते हैं। लेकिन अगर एक रहेगा तो एक आएगा, 3 रहेगा 3 आएगा, ऐसा जो रहेगा वही ऑर्डर प्राप्त होता है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो आपके पास 2 प्रकार के लाइन हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन जिसे आप लोग बोलते हैं, ये एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। और दूसरा भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन है, आप इसे भी रो बोलेंगे। क्लियर? तो ये पहले रो का नाम हम लोग R1 बोलते हैं और दूसरे रो का नाम हम लोग R2 बोलते हैं, यानी क्षैतिज कतार को हम लोग रो बोलते हैं। फिर हम लोग इसमें दूसरे प्रकार की कतार देखते हैं, जो कि वर्टिकल या उदग्र स्तंभ, उदग्र रेखा है, तो हम इसका नाम कोलम कहते हैं। कोलम, ये जो हमारे उदग्र रेखा होते हैं, जैसे उदग्र रूप में आपको 3 2 है, 5 4 है, इन लाइन का नाम है कोलम। इसे हम लोग प्रायः C1 से सूचित करते हैं और इसे प्रायः C2 से। कितना दूर तक हम लोग समझ गए? आप युग संख्याओं के जो सजावट होते हैं उसे हम लोग आप युग बोलते हैं, और इसमें जो क्षैतिज कतार होते हैं उसे रो, क्षैतिज कतार होते हैं उसे रो, और वर्टिकल लाइन जो होते हैं, खड़ी लाइन जो होते हैं, पाया की तरह, स्तंभ खंभा की तरह जो होते हैं, उसे हम लोग कोलम बोलते हैं, कोलम बोलते हैं। बच्चों, आपके R1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो आपका R1 में 3 और 5 है, R2 में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 और 4 है, C1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 और 2 है, C2 में कौन सा एलिमेंट है? 5 और 4 है। इतना दूर तक समझ में आ गया? अब इसमें जो ये बनते हैं मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आप भिन्न भिन्न रूप भी देख सकते हैं, जैसे संख्या का अरेंजमेंट, जैसे 2 -3 4, ऐसा भी अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट का नाम भी मैट्रिक्स है। अगर दूसरा अरेंजमेंट, दूसरा सजावट देखा जाए
2 3 1 4 5 6 इसका भी नाम मैट्रिक्स है। और अगर ऐसा हो 3 2 4 5 6 7 8 9 10 ये भी आपका मैट्रिक्स है। यानी कोई भी रूप में, अगर किसी भी रूप में आपको आयत के रूप में, रो और कॉलम के रूप में संख्या सजा हुआ है, अगर कोई भी किसी भी ढंग से आपको संख्या रो और कॉलम के रूप में सजा हुआ है और वह बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक से बंद है, मिडिल कोष्ठक नहीं, बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक से बंद है, तो आप उसे फिर आप योग कर सकते हैं। तो प्यारे, आप लोग हमें बता सकते हैं कि आपके इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं सर इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसीलिए एक रो है। इनमें कॉलम कितने हैं? तो इनमें कॉलम सर 1 2 3 वर्टिकल लाइन है, इसीलिए ये C1 C2 C3 सर 3 कॉलम है। अब हम ये जान गए रो कॉलम, इनमें कितने रो हो सकते हैं? 1 2 3 रो हैं। और इनमें कितने कॉलम हैं? 1 2, क्योंकि क्षैतिज कतार सारे रो कहलाते हैं और वर्टिकल लाइंस जो भी होते हैं, उदर रेखा जो होते हैं, खंभा की तरह जो होते हैं, उन सभी को हम लोग कॉलम कहते हैं। कंफर्मली आप लोग इसमें बोल सकते हैं कितने रो हैं। तो पहला क्षैतिज R1 R2 R3 C1 C2 C3 सर इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। आप लोग रो और कॉलम को समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे ऑर्डर। कोटि का गया है, आपने जो नंबर लिखा है उसके अरेंजमेंट में रो और संख्या को जो दर्शाती है उसे आप कोटि बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए इन मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो कोटि तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2 रो हैं तो 2 और 2 कॉलम हैं 2 बाय 2। और इसमें अगर देखें कितने रो हैं? 1 कॉलम कितने हैं? 3 1 बाय 3। अगर इसमें कहा जाए तो इसमें आपको 1 2 3 रो है 3 और बाय कॉलम कितने हैं? 2। तो यहाँ आपके मन में आता होगा ऑर्डर, यानी ऑर्डर कोटि इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला कि रो की संख्या बाय कॉलम की संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप किसी भी मैट्रिक्स के कोटि ज्ञात कर सकते हैं। रो की संख्या पहले लिखना है, हमेशा याद रहे, हमेशा पहले रो की संख्या होती है, उसके बाद कॉलम की संख्या। आप कॉलम की संख्या पहले नहीं लिख सकते हैं, पहले कॉलम की संख्या लिखेंगे तो गलत होगा। तो आइए हम लोग ये भी देख लिए, ऑर्डर को भी समझ गए, ऑर्डर भी सबका निकालने के लिए जान गए हम। अब मेरे पास नेक्स्ट प्रोसेस है एलिमेंट्स, जैसे अवयव। एलिमेंट का क्या है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जो भी अंक लिखे जाते हैं, मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जो भी अंक लिखे जाते हैं उन सभी का नाम अवयव रखा गया है। जैसे A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 1 -2 3 4। इनमें जितने डिजिट्स हैं, जितने नंबर्स हैं, उन सभी का नाम अवयव है। जैसे 2 आपका अवयव है, 3 भी अवयव है, 4, यानी ऑलरेडी ऑल सभी के सभी हमारे एलिमेंट्स है। लेकिन एलिमेंट्स में हम लोग यहाँ पर स्थान का बोध भी करते हैं। अगर स्थान के साथ हम अवयव को जानते हैं तो हमें किसी भी नंबर को पहचानने में, किसी भी अरेंजमेंट को पहचानने में सुविधा होती है। जैसे अगर इस ढंग से है, हम लोग इसमें नामांकन के आधार पर रखते हैं, तो हम लोग के पास जैसे ये तो ये हमारे किस रो का है? पहले रो का है। और ये किस कॉलम का है? पहले कॉलम का है। हम इसका नाम रखेंगे, इस प्लेस का नाम रखते हैं A11, पहला रो पहला कॉलम।
अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसका रो तो पहला ही है, तो इसका नाम A1 और ये कॉलम कौन सा है, दूसरा A1 2। अगर मैं इसका नाम रखूँ तो A पहला रो है और कॉलम कौन सा है, तीसरा है। तो इसी प्रकार से यहाँ अवयव बोध किया जाता है। अवयव, अब जैसे आप R2 का एलिमेंट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर आप R2 का एलिमेंट लिखेंगे तो A रो दूसरा है और कॉलम पहला है। अगर ये वाला लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो A दूसरा रो है और दूसरा कॉलम। फिर नेक्स्ट तो सर A और दूसरा रो है 2 और तीसरा कॉलम है 3। सिमिलर आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं एक बार लिख लूँ A तो कितना आ जाएगा 1 3 1 ये मतलब हो गया हम लोग को तीसरे रो का पहला कॉलम। अब ये A3 2 तीसरा रो का है और दूसरे कॉलम का है, तीसरे लाइन का दूसरा एलिमेंट है A3 3। तो हम लोग साथी अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि अवयव क्या है। तो संख्या जब आयत के रूप में, रो और कॉलम के रूप में सज कर लिखे रहते हैं तो उसे हम लोग अवयव बोल देते हैं। तो रो किसे कहते हैं, तो क्षैतिज लाइन जब हम चलेंगे तो क्षैतिज रूप में चलेंगे, जब धरातल के समांतर चलेंगे तो उसे हम लोग रो बोल देते हैं। जब धरातल पर लंब चलेंगे तो उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। और रो और कॉलम को जब क्रॉस के रूप में लिखेंगे, बाय के रूप में लिखेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे, गुना नहीं करेंगे तो उसे हम लोग कोटि कहते हैं। जब गुना करेंगे तो वह अवयव की संख्या बताती है। तो यहाँ पर हम लोग के पास हो गए कि जैसे इसमें 1 2 3 3 रो है, तो ये मेरा 3 रो हो गया। 1 2 3 3 कॉलम है 3/3, इसी का नाम है कोटि। यानी कोटि, रो की संख्या को आप पहले लिखते हैं, कॉलम की संख्या को बाद में, तो आप कोटि भी समझ चुके हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको हम बताते हैं कि रो की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या क्या है, अवयव कौन कौन से हैं, अवयव की संख्या क्या है। ऐसा हम आपको एक एग्जाम्पल याद है, हम आपको दिखा रहे हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -3 4 5 1 2 19 35 -8 20 30 -2, ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसमें हम आपसे सवाल करेंगे और आप जवाब करेंगे। जैसे पहले आ गया रो की संख्या। दोस्तों आप इसमें देखेंगे क्षैतिज कतार कितने हैं। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसीलिए आप बोल सकते हैं रो की संख्या इज इक्वल टू 3। ये पूरे पहला R1, दूसरा R2, ये तीसरा। आपको यहाँ से अब पूछ दे कॉलम की संख्या। कॉलम की संख्या तो आप इसमें देखेंगे पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि लंब रेखा, खंभा वाली रेखा, खंभा खंभा खंभा, ये आपको 4 हैं, इसीलिए कॉलम की संख्या इज इक्वल टू 4। अब आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर मीन्स होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो आप इसमें नंबर ऑफ रो देखेंगे, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे 4। तो आपके ऑर्डर कितने आए 3/4। रो की संख्या 3, क्योंकि 3 क्षैतिज कतार था। कॉलम की संख्या 4, क्योंकि 4 वर्टिकल लाइन था। 40 क्यों, तो 40 रो की संख्या अपॉन बाय कॉलम की संख्या। अब फिर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट जानते हैं। अब जब कुछ एलिमेंट को ढूंढते हैं A11, मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट जब भी रहेगा तो वो स्थान के अनुसार रहेगा। स्थान के अनुसार वो खुद बताएगा कि आप किस रो के किस कॉलम के, यानी
ये एलिमेंट हमको बता रहा है कि हमें यहाँ पर किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट लिखना है, अंक लिखना है। तो आप सिमिलरली देख सकते हैं, आपको मालूम है पहले होती है रो की संख्या, फिर होती है कॉलम की संख्या। पहले क्या होती है? रो की संख्या, फिर होती है कॉलम की संख्या। आप आइए मैट्रिक्स के पास, आप जानते हैं ये आपका है रो और ये सारे हैं आपके कॉलम 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 कॉलम। तो आपसे पूछा गया है A11, तो पहला रो पहला कॉलम, R1 पहला रो और पहला कॉलम, ये आपका रहा 2 A12, ये बता रहा है पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो इसी के दूसरे पर आ जाइएगा। समझ गए ना? मतलब जो रो कहेगा उसी के सामने सामने, जितना कॉलम कहेगा उतना नंबर पर आ जाना है। तो -3 रहा A24, तो ये क्या बोल दिए हम लोग को? दूसरा रो। तो ये तो पहला रो है, ये रहा मेरा दूसरा रो, दूसरे रो का चौथा एलिमेंट 35। सिमिलरली ऐसे जो उसको पूछने की इच्छा हो, अब आप लोग ढूंढ सकते हैं, आपके बुक में भी होंगे, किसी भी राइटर के हो, आप उस सभी बुक में देखेंगे, आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर्स, एलिमेंट पिक करने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग के पास है समानार्थी। समानार्थी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इसका कहना है कि दो अवयव इस प्रकार हो कि उनके कोटि, उनके ऑर्डर मीन्स रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो कॉलम की संख्या, साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव समान। मतलब जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए है, तो ये 3 2 4 5, क्लियर? इसमें कितने आपको रो हैं? 2, 1 2, मतलब पहला रो दूसरा रो, नंबर ऑफ रो 2, कॉलम कितने हैं? 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम 2/2। बी, अब इसमें आपके पास एलिमेंट है 3 2 4 5, इनके कितने ऑर्डर हैं? पहला रो यानी दूसरा रो तो 2 रोज और नंबर ऑफ कॉलम 2 रो कॉलम्स तो 2। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि जब इनके कोटि समान है, ऑर्डर जब समान हो तो आपको देखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान है या नहीं। तो करस्पॉन्डिंग मतलब पहला एलिमेंट का पहला, दूसरा एलिमेंट का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऐसे चौथे बोला नहीं जाता है। ये तो हम आपको सिंपली बोले, इसका नाम हो जाता है A11 A11, दोनों मान बराबर है, A12 मान बराबर है, A21 A22 A22, इसका वैल्यू बराबर है। तो अगर ऐसा है आप बोल सकते हैं A = B। एक और एग्जांपल से समझें, जैसे आपके पास है A = 3 9 -4 2, B = है 3 9 5 -3। आप इसमें देखेंगे कि ऑर्डर तो समान है 2/2 का, 2 रो 2 कॉलम, इसीलिए 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स इक्वल है। लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनाएंगे। A11 का वैल्यू 3 है, A11 का वैल्यू इसमें 3 है, A12 का वैल्यू 9 है, A12 का वैल्यू 9 है, A21 -4 इसमें है, B21 है। तो यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये दोनों अंक बराबर नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे मैट्रिक्स A डज नॉट = B। एग्जाम में हर वर्ष लगभग क्लास 12 एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव या एक 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं उस एग्जाम्पल में क्या रहता है। जैसे आपके पास है x y 2 5,
इज इक्वल टू 3 2 2 5। तो x तथा y ज्ञात करें, x तथा y ज्ञात करें। तो अभी भी आपने सुना था, अभी जस्ट आपने सीखा है कि आव्यूह जब बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। ये तो ऑलरेडी बोल रहा है कि बराबर है, यानी हमें ये दिखना है कि बराबर कब होगा। ये तो यहाँ बराबर का निशान दे दिया, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। बराबर है तो इसमें हम देखेंगे कि ये बराबर का निशान है तो इसके संगत एलिमेंट इक्वल होंगे ही, ये तो शर्त ही है। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, पहला एलिमेंट कंपेयर पहला एलिमेंट x इज इक्वल टू 3, दूसरा एलिमेंट y इज इक्वल टू 2। ये तो इक्वल है, ये इक्वल है, ये रहा आपका आंसर सॉल्व। लेकिन आप लोगों के मन में ये आता होगा, सर अगर यहाँ पर 6 हो तब ना, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ अगर 6 रहेगा फिर यहाँ बराबर का निशान लेके ही नहीं हो सकते हैं, समझ गए। यानी यहाँ पर आपके मन में अगर हो कि यहाँ 6 हो जाए तब कैसे हल होगा, तो नहीं, ये नहीं होते हैं। ये बराबर का निशान तब ही लिखे जाते हैं जब यहाँ सारे एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं। तो जब बराबर रहते हैं तो हम लोग चर के बराबर अक्षर यानी चर की तुलना करते हैं, अक्षर की तुलना नहीं करते हैं। तो ये ऐसा नहीं रहेंगे, ये वही रहेंगे 5। तो चलिए इसे हम लोग क्लियर करें। अब हमारे एक्सरसाइज 3.1 तक का थ्योरी समाप्त हो चुका है। हम आपको 3.1 तक का दिखा चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक से हम उनमें जितने सवाल दिए गए हैं उन सभी के अलग अलग जो टाइप के सवाल हैं, सभी टाइप का एक एक प्रॉब्लम बना देते हैं। आप घर पर या वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज 3.1 हल करेंगे। आपसे हल हो जाना चाहिए, हमें विश्वास है कि पूरे लेसन आपसे हल होंगे। लेकिन आप पूरा वीडियो अवश्य पहले देखें। चलिए हम लोग हल करते हैं, दिखाते हैं आपको सवाल। जैसे आपके पास फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम, तो साथ ही हम लोग का एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है कि यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स कितना तो निम्न ज्ञात करें। मतलब रो की संख्या लिखना है आपको, कॉलम की संख्या लिखना है, अवयव की संख्या लिखना है, कोटि ज्ञात करनी है, अवयव इतना 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 ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। बाबू मैंने आप लोगों को बताया था रो क्या है, याद होगा। आव्यूह के क्षैतिज कतार को रो कहते हैं। तो कितने हैं आपके क्षैतिज कतार, बोलिए। आपको जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनमें कितने क्षैतिज कतार है? क्षैतिज, पहला क्षैतिज, दूसरा, तीसरा क्षैतिज, यानी रो की संख्या 3। ये आपका आंसर रहा। क्लियर। अब आपके पास है कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम की संख्या मैंने आपको बताया था, कॉलम की संख्या। तो कॉलम की संख्या मैंने उद्धृत रेखा, खड़ी लाइन की संख्या या पाया, स्तंभ, खंभा की तरह जो लाइन है 90 डिग्री पर जो एंगल है वो लाइन, तो ये आपका पहला कॉलम, ये पूरे पहला कॉलम में आता है, ये पूरे दूसरे कॉलम में, ये पूरे तीसरे कॉलम में। तो नंबर ऑफ कॉलम, मैंने आपको लिखाया एलिमेंट।
अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अवयव की संख्या, तो आपके पास हो जाता है अवयव किसे कहते हैं? अवयव में जो अंक रहता है उसे अवयव कहते हैं। तो बाबू अवयव में कौन कौन सा अंक है? 2, 1, -3, ये सारे के सारे अंक हैं। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम इसे अवयव की संख्या 9 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। लेकिन अभी तो ये छोटा मैट्रिक्स है, इसीलिए हम लोग गिन लिए। अगर बड़ा मैट्रिक्स रहे, खूब अनंत तक रहे, तो उसमें दिक्कत होता है। इसीलिए अवयव की संख्या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक लाइन में 3 है और एक उधर लाइन में 3 है, तो 3 तिया 9। अगर इसमें 3 रहे और इसमें 4 रहे, तो 3, 4 जा 12। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास हो गया कितना? 3 यानी आप इसको जैसे सूत्र भी लिख सकते हैं, रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या। तो आपके पास 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, यानी 9 एलिमेंट्स, यानी अवयव की संख्या 9। आप चाहे तो छोटा मैट्रिक्स, आपके सिलेबस तक छोटा मैट्रिक्स रहेंगे, इसीलिए आप गिन करके भी लिख सकते हैं। नंबर 40 का यह रो की संख्या क्रॉस कॉलम की संख्या। आप इसे बाय बोलते हैं। कोटि में ये ख्याल रखने योग्य बात है, यही के दोनों में अंतर है कि ये इन दोनों में अवयव की संख्या और कोटि में यही अंतर है कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं, हम इसे गुना करते हैं। लेकिन जब कोटि कहा जाएगा, ये गुना नहीं होता है, इसे गुना के रूप में लिखा जाता है। इसे हम लोग क्रॉस बोलते हैं या बाय बोलते हैं। गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3, और इसे हम लोग क्रॉस 3। इसका मतलब ये है कि आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि 3/3। क्लियर? इनमें हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग के पास है एलिमेंट ज्ञात करना है, फाइंड एलिमेंट्स। एलिमेंट में मैंने आप लोग को बताया था कि हर हमेशा कोई भी अवयव रहते हैं तो उनके स्थान दिए रहते हैं, यानी अवयव से स्थान के अनुसार आपको अंक चयन करना पड़ता है, जिसमें पहला अंक जो होता है वह रो की संख्या बताता है, उस रो को दर्शाता है, और दूसरा रो अंक जो होते हैं वो उस कॉलम को दर्शाती है। मतलब आपको फर्स्ट डिजिट जो देखिएगा उस रो के पास उंगली रखना है, और जो सेकंड डिजिट देखिएगा उसी रो में उस कॉलम तक जाना है। कैसे? जैसे अवयव आपको है A11, मैंने बोला कि आपको है पहला 1, तो आप पहला रो में चले जाइएगा। मैट्रिक्स का पहला रो कौन सा है? ये 9 सर, ये 9, ये यस। तो आप इस रो में आ जाएंगे। अब इसका कौन सा एलिमेंट बोल रहा है? फर्स्ट एलिमेंट। तो रो का फर्स्ट एलिमेंट यही है आपका, आप इसीलिए इसका रिजल्ट देंगे 2। समझ में आ गया? अब आपके पास फिर है A21, यानी ये बोल रहा है दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का पहला एलिमेंट। तो आप पहले दूसरे रो पर जाइएगा, तो ये रहा आपका दूसरा रो, ये रहा पहला हॉरिजॉन्टल, ये रहा दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो दूसरा रो उसका पहला एलिमेंट, तो दूसरे रो के ये दूसरा रो रहा, तो आप यहाँ आए दूसरा रो में, और ये पहला एलिमेंट है तो आप आ गए पहला के पास, यानी आपका आंसर था 90। अब फिर आपको कितना बोला गया? A23। तो ये बोल रहा है दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। तो फिर हम चलते हैं, ये रहा मेरा यहाँ से दूसरा रो, फिर हम यहाँ से ये रहा मेरा दूसरा रो। अब ये है तीसरा कॉलम, दूसरे रो का तीसरा कॉलम 6। क्लियर? फिर और कुछ A33, फिर रहा हम लोग का
A33। ये बोल रहे हैं तीसरे रो कहाँ पर है, ये तीसरा रो, ये रहा आपका तीसरा रो R3, और ये तीसरे कॉलम, इसी में तीसरे प्लेस पर आप जाएंगे तो ये रहा आपका 4। क्लियर। तो इस ढंग से आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर है, आप आराम से हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकाशन का होगा तो इसी टाइप से आपको कहेंगे, आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस आधार का रहता है। यहाँ पर आपको कहा गया है अवयव की संख्या 10 हो तो संभव कोटि तथा आव्यूह की संख्या ज्ञात करें। यदि अवयव की संख्या 10 हो तो संभव कोटि तथा आव्यूह की संख्या ज्ञात करें। तो हमको अवयव दे दिया एज लाइक, इसे आप इस ढंग से समझिए कि 12 स्टूडेंट्स हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये सब नंबर का नाम अवयव है, इसमें सजा हुआ है, इसमें मेरा अरेंजमेंट कर दिया गया है, सजा है। लेकिन यहाँ पर हमको बोलता है कि 10 गो को हम कैसे कैसे सजा सकते हैं। तो छोटी सी टेक्निकल बात है कि आप एक होल लाइन में 10 को सजा सकते हैं। जैसे यही मैट्रिक्स है, ये 9 है, 3x3 है, तो ये 9 एलिमेंट जो इसका है, ये तो हमको फॉर्म दे दिया था ना। अगर ये फॉर्म नहीं देते तो हमारा तो 9 एलिमेंट ऐसे भी तो एडजस्ट हो सकता था। 2 1 -3 19 24 6 10 1, मतलब इसी लाइन में हम एक रो में भी सभी को एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन ये तो हमको ऑर्डर बता दिया। जैसे आप ऐसे समझें, अगर आप कहीं पर व्हाइट बोर्ड नहीं खरीदने जाए, अगर आप दुकानदार के पास जाइएगा, अगर आप उसे बोलें मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए, तो वह आपको व्हाइट बोर्ड नहीं देंगे, वो आपसे पूछेंगे इसकी माप क्या है। अब माप क्या है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ से ढूंढ करके आ सकते हैं। तो आपको बताना होगा कि हमें 3x4 यानी 3 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, या 5x3 5 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा। ऐसे कोई जब उसे माप बोलेंगे तो आपको वो बोर्ड उस साइड में दिखा करके देंगे। सिमिलर जैसे आप कहीं मैट्रिक्स बनाएंगे या आपको कोई मैट्रिक्स बनाने कहेगा, उसका भी माप होता है, वही माप उसका ऑर्डर कहलाता है, कोटि उसका कहलाता है। जैसे आपको बोलेगा कि 2x3 का मैट्रिक्स चाहिए, इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि 2 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा। अगर आपसे कहा जाए 3x4 का मैट्रिक्स चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स हम ऐसा लाए जिसमें 3 रो रहे और 4 कॉलम था। आपको पहले 3 रो फिर 4 कॉलम। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट ही है, आप सेलर ही हैं, आप भिन्न भिन्न प्रकार की क्वांटिटी बना सकते हैं। तो सिमिलर जैसे हमको बोला अवयव की संख्या 10, यानी इसका कहना है कि मेरे पास 10 डिजिट हैं, 10 अंक हैं, 10 नंबर हैं, 10 स्टूडेंट हैं। हमें उसे आव्यूह के तौर पर एडजस्ट करना है। अगर हम उसे आव्यूह के तौर पर एडजस्ट करें तो हमें उसे रो और कॉलम के रूप में एडजस्ट करना है। समझ गए? अगर हमें 10 अवयव हैं तो हमें उसे क्या करना है, आव्यूह बनाना है। आव्यूह बनाना है तो रो और कॉलम के, तो ये तो माप नहीं दिया है, ये हम लोगों को माप नहीं दिए हैं कि कितना का हमको एडजस्टिंग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न भिन्न इसकी जितनी ऑर्डर हो सकते हैं, यानी जितनी माप हो सकती है, सभी को लिखेंगे। चलिए, विश्वास है आप लोग वर्षन समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे संभव कोटि, मतलब कि मेरे पास अगर 10 एलिमेंट है तो हम उसे कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। या आप ख्याल रखें एक सिंपल भाषा, जैसे ही आपको अवयव की संख्या मालूम हो, आप समझें कि मेरे पास उतना स्टूडेंट है। अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, आप ये दिमाग लगाइए कि हम उसे कितनी कितनी कतार में बैठा सकते हैं। अगर हम उसे कतार में बैठा रहे हैं तो हमें ये ख्याल है कि किसी भी कतार में स्टूडेंट की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एक कतार में आपने 8 को बैठाया, अगर एक कतार में आपने 8 को बैठाया तो दूसरे कतार में भी आपको 8 स्टूडेंट ही बैठाना है। अगर पहले में 8 है तो दूसरे में भी 8 ही रहनी चाहिए, उससे
काम नहीं चलेगा। तो एज लाइकली अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है तो हम एक ही कतार में तो 10 को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 1/10 का भी ऑर्डर बन सकता है। अगर हम चाहें तो 2 कतार में भी तो एडजस्ट कर सकते हैं, तो 2/i। अगर हम चाहें तो 3 में तो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक एलिमेंट शेष बच जाएंगे, तो फिर वो पूरा तो होगा नहीं, सभी रो में बराबर होगा नहीं। तो आप 4 में भी नहीं एडजस्ट करिएगा, 5/2 और ये 10/1। ये रहा आपका पॉसिबल ऑर्डर। यानी आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, तो आप इसका फैक्टर करते जाइएगा। फैक्टर जितने फैक्टर आप इसमें पहले 1 से भाग दे दीजिएगा, उसका भाजक गुना भागफल लिखिएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक नंबर से भाग दीजिएगा। जिनसे भाग इसमें लगेगा उतना का भाजक गुना भागफल आप लिख दीजिएगा, पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा। तो जब यहाँ पर 4 पॉसिबल ऑर्डर आए, इसका मतलब ये होता है कि हम 10 अवयव से सिर्फ इतने प्रकार से ही सजा सकते हैं। इसीलिए हमारा जो ये ऑर्डर होगा वो हो जाएगा अवयव की संख्या। यानी 10 अवयव रखने के बाद हम कितने अवयव बना सकते हैं? 4। तो ये रहा मेरे अवयव की संख्या। अवयव की संख्या इज इक्वल टू 4। आप ऐसे याद रखें, सर जो नंबर रहेगा उसमें 1 से लेकर वहाँ तक भाग देंगे, जिससे भाग लगेगा भाजक गुना भागफल का वो फॉर्म लिखेंगे, वो होगा पॉसिबल ऑर्डर। और उस पॉसिबल ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे, तो जितने होंगे वही होगी अवयव की संख्या। आंसर सब सिमिलर इसी ढंग से आप इसे बना सकते हैं। तो बोल सकते हैं संभव कोटि। आपका ये रहा संभव कोटि। 5 एलिमेंट है, 1/5, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5/1। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना? 2। क्लियर? तो आइए अब हम लोग के पास नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम है। आप ए इज इक्वल टू aij 2x3 की रचना कीजिए, जहां aij इज इक्वल टू 2i प्लस j। वेरी सिंपल। देखेंगे थोड़ा टेक्निकल बात है। आपको एक अवयव बनाना है जिसमें क्या रहना चाहिए? 2 रो और 3 कॉलम, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम, एक मैट्रिक्स। तो हम बना देते हैं आपको एक अवयव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कितने रोज हैं? 2। मैं यहाँ लिख लेता R1 R2। इसमें कितने कॉलम हैं? 3। तो हम लोग यहाँ लिख दिए C1 C2 C3। समझ गए? अब इसे हम एक मैट्रिक्स का फॉर्म डालते हैं। तो हमें चाहिए 2 रो और 3 कॉलम। अब इसमें हमको क्या है? aij, यानी a i का मतलब नंबर ऑफ रो, j का मतलब jth कॉलम, ith रो माने रो और कॉलम। तो ये सर इसका नाम हो जाएगा a11। इसमें क्या हो जाएगा? a12, क्योंकि एलिमेंट इस पर होगा तो पहला रो और दूसरा कॉलम। अगर यहाँ है a13, a21 दूसरे रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। हमें 2 रोज था, 2 रोज और 3 कॉलम्स, मैट्रिक्स तैयार। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो a11 है इनके लिए एक फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूला के द्वारा हमें इसका वैल्यू रखना है। इसी फॉर्मूला के द्वारा, इसी सूत्र के द्वारा हमें इसका वैल्यू रखना है। इसी फॉर्मूला से इनका सभी का वैल्यू पुट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला से। aij 2i प्लस j। हमें वैल्यू किसका चाहिए? a11 का। तो मैं यहाँ लिखूंगा a11। क्लियर? तो a11 मतलब i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, यानी हम i के जगह 1 रखेंगे और j के जगह 1 रखेंगे। i के जगह 1 और j के जगह 1। तो 2 1 प्लस 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया?
अब अगर आपको इनकी वैल्यू चाहिए, ये आ गया a1 2, तो i की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस j की जगह भी 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4 a 2 3। तो सिमिलर आप i की जगह 2 और j की जगह 3, तो आपको हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 7। नेक्स्ट किन की वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ तक आ गए, सॉरी 1 3 2 इंटू 5। नेक्स्ट आपको किन की चाहिए, ये 2 1 a 2 1। अब हम लोग का क्या रहा, ये 2 कहलाएगा i और 1 कहलाएगा j, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1 5, फिर ये 2 2 2 इंटू 2 प्लस 2 6 a 2 इंटू 3, फिर i की जगह 2 2 इंटू 2 प्लस 3 7। हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आपने कितना निकाला, इसका वैल्यू 3, इनका 4, इनका 5, 3 4 5। अब इनमें कितना निकाले, 5, इनका 5, फिर इसका 6, इनका 7, 5 6 7, ये रहा सॉल्व। मैंने आपको बताया था कि इस आधार के जो इक्वेशन होते हैं वो शॉर्ट में भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमने आपको बताया था जो ही ये इक्वल रहे आप वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, तो आपका हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसे क्लास 10 लेवल से अपने से भी हल कर सकते हैं, वैसा ही हम हल कर दें जोड़ने पर। तो आपको कितना हो गया 1 x प्लस x 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाई 2 6। x का मान किसी भी इक्वेशन में डालें, 2 में डालें, 2 में रखने पर तो आपको मिलेगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1, हेंस x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1 आंसर। अब फिर हम लोग को बोले हैं प्रविष्टियां अगर 0 या 1, प्रविष्टियां 0 या 1 से 3 गुना 3 के कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। प्रविष्टियां मतलब होता है अवयव, मतलब 0 और 1 का प्रयोग करते हुए हम 3 गुना 3 के कितने अवयव बना सकते हैं। छोटा सा समझें पहले, उसके बाद आप बनाएंगे। जैसे आपको 3 गुना 3 का अवयव बनाते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0, आपको एक मैट्रिक्स मिल गया जिसमें 0 या 1 का यूज करना। अगर आप यहाँ 1 लिखें दूसरा मैट्रिक्स कहलाएगा, फिर यहाँ 1 लिखिएगा, तीसरा कहलाएगा यहाँ लिखिएगा, चौथा यहाँ लिखिएगा, पाँचवा, फिर ये मैट्रिक्स का रूप बार बार बदल रहा है। इसी ढंग से अरेंजमेंट करने पर कुल कितने अवयव बन सकते हैं। यहाँ पर अवयव की संख्या, अवयव की संख्या इज इक्वल टू प्रविष्टियां की संख्या पर पावर 14। तो आपको प्रविष्टियां क्या हुआ है, कितने हैं, 0 नाम का एक प्रविष्टियां है और 1 नाम का एक प्रविष्टियां है। कुल कितने प्रविष्टियां हुए 2, 2 टू द पावर 3 क्रॉस 3, 2 पर पावर 9, 5 1 2 आंसर। अब साथी आपके लिए हम इनके बाद इन सभी में मैंने जितने डेफिनेशन बोला सभी का डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं, उसे आप लोग लिख लेंगे, इस वीडियो को अच्छे तरह से देख लेंगे। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 या किसी भी राइटर के मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम, अवयव की रचना और ऑर्डर के बारे में पूछी जाए, वो किसी भी राइटर का हो बन जाएंगे, आप लोग उसे हल कर लेंगे। फिर हमारे कुछ पीडीएफ आएंगे जिसमें जितने सवाल एनसीईआरटी के होंगे या और अगर राइटर का होंगे
उन सभी का सॉल्व हम दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम आप लोग को इनके बाद जो मतलब इनके जो टॉपिक जैसे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, रोज, कॉलम, ऑर्डर, इन सभी का हम यहाँ डेफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं, जिसे आप लिख लेंगे। फिर ये सब इन सभी को देख करके आगे आप बनाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर शेयर करें। और सब्सक्राइब करने से आपके पास हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे और ये चैनल आपको लगभग पूरी किताब का अप टू डेट शुरू से अंत तक मतलब क्लास करवाएंगे। इसीलिए पर डे वीडियो आने की संभावना है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पूरा सिलेबस अध्ययन हो सके।